गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप इस टॉपिक में काफी ज्यादा महारत हासिल कर लोगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मटेरियल होता है बच्चों, वो मेटल से मिलकर बना होता है। कोई भी मटेरियल मेटल से मिलकर बना होता है, कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है। बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर की बात करते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट हों, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हों। कंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और ये जैसे ये हमारा कंडक्टर है। बच्चों, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडमली मूव कर, ये एक कंडक्टर है, मेटल का पीस है, मींस मेटल है ये। मेटल में बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे और इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव आयन, और इसमें एटम प्रेजेंट होंगे। ये हमारे एटम है बच्चों, एटम्स प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे और ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, काफी सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम इसमें एक बैटरी लगा देते हैं बच्चों, इससे एक 20 वोल्ट की बैटरी में लगा दूंगा इसके अक्रॉस, तो होता क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडमली मूव करते हैं, इधर से इधर, ऐसे ऐसे, जिग-जैग मोशन बोलते हैं बच्चों। ऐसे ऐसे कहीं किसी भी तरीके से ये इधर से इधर मूव करते हैं और एक पॉइंट यहां से यहां तक आने में इस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस से फ्लो होते हैं और पॉजिटिव साइड की ओर आते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल से चलते हैं बच्चों और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो जाते हैं बच्चों, तो ये इनको काफी कॉलिजन होता है बच्चों, इनका टकराते हैं ये एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे हैं बच्चों, ये सीधे मोशन नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसे चले आए और यहाँ से इधर ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ दूसरे सिरे तक जाने में बहुत कॉलिजन्स का सामना करना पड़ता है। कॉलिजन क्या होते हैं? टकराना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि इनके इस स्पेस में हमारे नंबर ऑफ आयंस और एटम्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि जिगजैग मोशन कर रहे हैं तो ये इन एटम्स और आयंस से टकराएंगे। टकराने की वजह से होगा क्या बच्चों, ये कोलाइड करेंगे। कभी ये इससे टकरा गया, फिर ये इससे टकरा गया और इलेक्ट्रॉन कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं बच्चों। तो होता क्या है, ये कॉलिजन्स की वजह से, जब ये कॉलिजन होंगे बच्चों, ये आपस में टकराएंगे। जैसे ये मेरा एटम है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे टकरा गया तो होगा क्या बच्चों, आपने 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ी होगी, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में क्या होता है बच्चों, जब भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उनमें एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बच्चों, इन एटम्स को मिल जाती है, एटम्स को या आयंस को मिल जाती है। इससे क्या होता है, इन एटम्स और आयंस की एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे, इनमें एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने बैटरी लगाई है, इनको काइनेटिक एनर्जी दी है, जिसकी वजह से ये मूव कर पा रहे हैं इधर रैंडमली। अब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो बच्चों ये इनसे टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इनको ट्रांसफर हो जा रही है इन एटम्स को, जो ये एटम्स हैं, एटम्स और आयंस जो ये प्रेजेंट हैं, इनसे
टकराने की वजह से इनकी एनर्जी एटम्स और आयंस को चली जा रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो ये जो एटम्स और आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इस वजह से क्या होगा, ये एटम्स और आयंस ये अपनी जगह पर इस तरीके से और इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इनके, और वाइब्रेशन बहुत बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होंगे। और मैंने 9th क्लास में बताया था जिनके वाइब्रेशन बड़े होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है। ये वाइब्रेशन ही बच्चों क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस पूरे कंडक्टर को हीट अप कर देते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। उस हीट की वजह से इन कोलिजन के होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और वाइब्रेशन बढ़ने से बच्चों इनकी हीट ये मतलब इनकी ये हीट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये पूरा जो कंडक्टर है, मेटल का वायर है, ये हीट अप हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार और समझिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ये बी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर पहले से फ्री मोशन में थे, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन से मींस मूव कर सकते थे। जैसे ही मैंने इसको बी वोल्ट की बैटरी से अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करे, लेकिन मूव करने के लिए इनको इनसे टकराना पड़ा, इधर से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको टकराते हुए यहाँ पर आना पड़ा। उस टकराने की वजह से, कॉलिजन की वजह से क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एटम्स और आयंस को चली गई, एटम्स और आयंस को चली गई, क्योंकि कॉलिजन ऑफ थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई दो बॉडी टकराती हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम वाले को दे देती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स और आयन को चली गई, जिनकी वजह से इन एटम्स और आयंस की एनर्जी बढ़ गई। उन एनर्जी के बढ़ने की वजह से ये इनके वाइब्रेशन बढ़ गए, और वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से एटम्स और आयन के ये बॉडी ये हीट प्रोड्यूस करने लग गए, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये पूरी जो मेटल का वायर है वो हीट अप हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों हो रहा है बच्चों, ये बी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हुई है, करंट फ्लो होने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज का फ्लो हुआ है, उस वजह से ये हीट प्रोड्यूस हुई है, इसलिए बोल रहे हैं हम इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही बच्चों मैंने जो समझाया है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ते जाइए और समझते जाइए। और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट एक मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो होती है, देन हीट इज प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट ये हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, जो मैंने अभी समझाया है इसी चीज को मैं यहाँ लिखा हुआ है। तो मेटेलिक कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच मूव रैंडमली, जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स किसी बैटरी से कनेक्ट है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब बच्चों हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा, और करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। दे कोलाइड विद एटम्स और आयंस, ये एटम्स और आयन से कोलाइड करेंगे जो कंडक्टर में प्रेजेंट हैं, एंड विद ईच अदर, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उनसे भी, क्योंकि मेटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से वो आपस में भी टकरा सकते हैं और वो एटम्स और आयन से भी टकरा सकते हैं। क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के रिजल्ट से क्या होगा, मीन्स इन कॉलिजन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर टू एटम्स और आयंस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी एटम्स और आयंस को। देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से इनकी जो वाइब्रेशन होंगे बड़े बड़े एम्पलीट्यूड मीन्स बड़े बड़े वाइब्रेशन होंगे। दस टोटल एनर्जी ऑफ आयंस, इस वजह से टोटल एनर्जी ऑफ आयंस और एटम्स इंक्रीज, दिस इंक्रीज इन एनर्जी, जो ये एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा, द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, सो हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये मैंने वही
यहाँ पे जो दिखाया था वही आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन तो इधर से इधर होगा, तो इस रे से इस रे पर पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, ये एटम है बच्चों हमारे, इसमें काफी एटम है और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे इसमें, और कुछ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, टकराते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से कॉलिजन हो रहे हैं, इन कॉलिजन्स की वजह से ये सभी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये एटम्स को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारे पॉजिटिव आयंस को और ये हमारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वही डायग्राम बन गया आपका। अब बच्चों आगे, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अब बच्चों हाँ, एक चीज और, आपको मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा चुका हूं मैं, तो जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस मैंने बताया था ये करंट की फ्लो का अपोज करता है, मींस करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे ये एटम्स और आयंस प्रेजेंट ना होते तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर चले जाते हैं और करंट हमारी इधर फ्लो हो जाती अगर ना होते, लेकिन ये है। जितने ज्यादा इसमें एटम्स और आयंस पॉजिटिव होंगे उतना ही ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या ज्यादा टाइम लगेगा, मींस इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो रेट है घट जाएगी। तो हम रेजिस्टेंस को क्या मान सकते हैं, और होता भी यही है एक्चुअल में, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, कॉलिजन of electrons with atoms, ions and each other, जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ही किसी मटेरियल का या मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप रेजिस्टेंस से आप अब आगे से ये याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट में आपको खासतौर पे याद रखना है कि जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी मेटल का। अदरवाइज हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी मेटल का अगर बच्चों रेजिस्टेंस हाई है, मींस उसके अंदर कॉलिजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा मेटल हीट करेगी। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर कोई सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव है, मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली हमारे मूव कर पा रहे हैं, उनमें कॉलिजन बहुत ज्यादा है, प्योरली रेजिस्टिव मींस बहुत ज्यादा है, तो इट हैज ओनली रजिस्टर। अगर हमारा कोई एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर लगा होने का मतलब क्या है, उसमें कॉलिजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, और मैंने इसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों होगा क्या, जो मैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से दे रहा हूं वो टोटली इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं, कुछ स्लो कर पा रहे हैं लेकिन कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉलिजन अभी कम है। जितना ज्यादा कॉलिजन बढ़ता जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से इधर होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव है इसका मतलब क्या है कि कॉलिजन हमारे इतने ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं, और या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल से आ पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो होगा क्या, जितनी भी हम यहाँ बैटरी से जो सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको ये पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको किस फॉर्म में दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दिया है, और वो किस में प्रोड्यूस
कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉलिजन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा पा रहे हैं, आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं कह सकते हैं। इस वजह से हमारी वो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव मींस इट हैज ओनली रजिस्टर सॉरी बच्चों that are connected to a battery, then source energy continuous get dissipate entirely in the form of heat। तो सोर्स से जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो पूरी पूरी किस में डिसिपेट हो जाएगी, मीन चेंज हो जाएगी हीट में। दिस इज नोन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चों इसी का हम डेरिवेशन करेंगे। तो कंसीडर अ करंट I फ्लो थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो ये एक सर्किट है, एक प्योरली रेजिस्टेंस ले रखा है हमने और इसके अक्रॉस मैंने B वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है मेरा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपको पता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये स्विच लगा रखी है, मीटर को करंट मेजर करने के लिए लगा रखा है। ये आई एम्पियर की करंट मेरी फ्लो मैंने इस बैटरी की वजह से फ्लो हो रही है। तो वही चीजें यहाँ पे लिख रखी है, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड लेट बी द टाइम टी ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस इट। तो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम के लिए इसके अक्रॉस। ओके, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा बच्चों, अगर टी टाइम तक फ्लो हो रहा है किसी, तो टोटल चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम टी, तो जितनी करंट फ्लो हो रही है और जितना टाइम लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, जितना टाइम लगा है और कितनी करंट फ्लो हुई है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आएगा। और वैसे भी पता है फॉर्मूला Q बराबर आई टी, तो वहां से Q बराबर आई टी, तो टोटल चार्ज आ गया। अब बच्चों इस चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराना है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन याद होगी, W इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q चार्ज पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ गया? पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज को इन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क वहीं से, तो मैं यहां से बच्चों अगर वर्क निकालना चाहूं इस फॉर्मूले से तो मेरा क्या हो जाएगा, बी क्यू, ये मेरा कैपिटल की, तो बी क्यू हो गया। तो amount of work done is required during the flow of charge q through conductor is given। तो q चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराना है। ये चार्ज का नहीं है बच्चों, आप चाहो तो इसे s लिख लो, ps। तो q चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना हो जाएगा, w बराबर बी क्यू। क्यू की वैल्यू बच्चों हम इक्वेशन 1 हमारी क्या है, आई टी, तो मैं वहां से Q बराबर आई टी पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा बी आई टी। अब बच्चों ओम्स लॉ आपको याद होगा। ओम्स लॉ क्या है, I इक्वल टू बी अपॉन आर, तो B इक्वल टू आई आर। मैंने यहाँ पे वहां पे W बराबर मेरा क्या आया था, बी आई टी आया था अभी पीछे, तो B की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ से, आई आर। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, और दिस वर्क, अब जितना वर्क किया जाएगा वो पूरा वर्क बच्चों, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, जब कोई प्योरली रजिस्टर होगा तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे टोटल जो वर्क किया गया वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो H बराबर W लिख सकते हैं, जितना वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें मैं W बराबर H पुट कर दूंगा, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ओके, जहां पर H हमारी हीट एनर्जी, W हमारा वर्क डन जो किया गया Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, और H जो हीट हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जितना वर्क जो हमने किया। तो इसी को हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों
जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिलेशन को बताया था कि करंट, रेजिस्टेंस और टाइम और जो हीट का में जो वर्क हम कर रहे हैं वो हीट में कितना वर्क हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको उन्होंने एक रिलेशन के थ्रू बताया था, जो हमारा ये एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। ओके, तो आगे हीट प्रोड्यूस इज, अब बच्चों इसी को मैथमेटिकली रूप से हम क्या क्या लिख सकते हैं, H बराबर हमारा क्या आया बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, ये आया। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन। दूसरा H इक्वल टू आर, दूसरी इक्वेशन, और H इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये मेरी तीन इक्वेशन हो गई। इसी को मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो स्क्वायर हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। ओके, जितने टाइम के लिए करंट ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आपका जूल लॉ हो गया। अब बच्चों हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपको जनरली पता भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, टाइम कम है इसलिए मैं इसको सिंपली बना दे रहा हूं। ये हमारी एक स्प्रिंग होती है बच्चों, इस तरीके से। ये हमारा क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं बच्चों। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है बच्चों, मैंने बताया था जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट के बजाय ये हीट, पहले तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, और ये हीट ही इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये उसको क्या करता है, इस हीट को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन, और टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। इतने हाई रेजिस्टेंस पर काफी हीट हो जाता है बच्चों, और उस हीट पर ये मेल्ट नहीं होता है, इस वजह से इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इट हीटेड, दिस हीट इज कन्वर्ट इनटू लाइट फॉर्म, और यही जो हीट है वो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखे होंगे बच्चों, लाइव वायर में यूज करते हैं इसको। जो भी लाइन वायर होता है, मेन जो वायर होता है वे न्यूट्रल वायर में नहीं कनेक्ट करते, इसको लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। तो व्हेन ए हाई करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है बच्चों, अगर उसमें नॉर्मल करंट फ्लो हो रही है जो हमारे घरों में आ रही है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा और आराम से सर्किट को कंप्लीट करता रहता है। लेकिन बच्चों जैसे ही हमारी इस फ्यूज की एक रेटिंग होती है 4 एम्पियर 5 एम्पियर, अगर उससे ज्यादा करंट उस सर्किट में किसी वजह से फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों थोड़ा सा लो रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा करंट आया है तो ये मेल्ट कर जाए और सर्किट हमारा ओपन हो जाए। और ओपन सर्किट में बच्चों करंट फ्लो होती नहीं है, आपको पता होगा। तो जब भी हाई करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज हीटेड, तो ये हीट हो जाएगा, और हीट होने के वजह से ये क्या होगा, बर्न आउट, मेल्ट हो जाएगा। बर्न आउट मीन्स आप यहाँ पे मेल्ट लिख लीजिए, मेल्ट हो जाएगा और पूरे जो सर्किट, एंटायर सर्किट को बचा लेगा इसकी वजह से। अब इससे रिलेटेड दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज है लो मेल्टिंग पॉइंट और ये सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा, और इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। ओके, अब इलेक्ट्रिक हीटर में भी लगभग सेम फिनोमिना है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है बच्चों, इसको
इलेक्ट्रिक हीटर में एक कॉइल होती है बच्चों, ये कॉइल हमारी ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ऐसा रेजिस्टेंस हमारा नाइक्रोम है बच्चों। तो नाइक्रोम जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, घरेलू हीटर आपने देखा होगा, उसमें जो स्प्रिंग होती है, जो आपने हीटर देखा होगा बच्चों घरों पे, तो उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है इस तरीके से। वो स्प्रिंग किसकी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम की क्यों बनी होती है? क्योंकि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से पिघलता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो सकती है। और इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर, ये भी हमारे सेम फिनोमिना पर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिक करंट, इसी पे ये बेस्ड है। अब बच्चों न्यूमेरिकल इसी से जुड़े हुए जो काफी इंपोर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 600 वॉट। तो दो केस है बच्चों इसमें, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये मैक्सिमम, एक मिनिमम। 600 व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, तो पावर इसकी दे रखी है 600 वाट, एंड 360 व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। जब इसको मिनिमम रेट पर हीट किया जाएगा तो पावर हमें मिल रही है 360 वाट, यहाँ देनी पड़ रही है। द वोल्टेज इज 220 वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारा 220 है, जो दोनों केस के लिए होगा। ओके, क्या पूछा है? व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो इसमें आई, मैं इसको P1 और P2 मान ले रहा हूं, I1, R1, R, ये आपसे पूछा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे I2 क्वेश्चन मार्क, R क्वेश्चन मार्क। P का फॉर्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए, P इजिकल टू बी आई। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? P इजिकल टू बी आई, यहां से मैं I करंट निकाल लूंगा, P अपॉन V कितना आ गया? 600 अपॉन 220, तो ये हमारा आ गया 60 अपॉन 22 एम्पियर। ओके, यहाँ पे अब बच्चों इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो रेजिस्टेंस कितना कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस R इजिकल टू बी अपॉन आई। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी? बी की वैल्यू हो जाएगी 220 और करंट की वैल्यू 60 अपॉन 22, यहाँ से हम निकाल लेंगे। सिमिलर यहाँ पे करना है बच्चों, यहाँ पे हमें करंट चाहिए, तो I2 इज इक्वल टू बी अपॉन P अपॉन बी, P इज इक्वल टू बी आई। तो यहां से I निकालूंगा, तो P अपॉन बी, P हमारा 360 और I B हमारा 220, तो यहां से मेरा 36 अपॉन 22 ये करंट आ गई। और रेजिस्टेंस निकालूंगा बच्चों, तो B अपॉन I2, तो 220 अपॉन 36 अपॉन 22, यहां से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, टाइम काफी हो रहा है, लेंथी वीडियो हो रही है, इस वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आगे। बस सॉल्यूशन करना है आपको, उसका कुछ नहीं करना है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, तो टाइम दे दिया 1 सेकेंड, हीट 100 जूल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है। तो आपको बच्चों पता है H बराबर, एक BIT फार्मूला है हमारा, और एक होता है I² RT। अब चेक कर लें हमें कौन सा वाला लगाना है। बच्चों यहाँ पे वोल्टेज चाहिए मुझे VIT, H बराबर ये है। अब मेरे पास मुझे रेजिस्टेंस के टर्म में लेना है, और तो I इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन R लिख सकता हूँ इसमें, तो V स्क्वायर V इंटू V अपॉन R इंटू T, तो V स्क्वायर R अपॉन T, तो V स्क्वायर T अपॉन R, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। V की वैल्यू मुझे चाहिए, टाइम की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4, और ये मेरा 100, तो V स्क्वायर बराबर 400, तो V बराबर रूट 400, तो V बराबर हमारा 20 वोल्ट, ये आ गया।
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो रेजिस्टेंस दे दिया 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई 5 एम्पियर की करंट, कैलकुलेट द हीट, हीट को कैलकुलेट करना है, और टाइम दे दिया है मेरा 30 सेकेंड। ओके, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई 5 का स्क्वायर, आर 20 और टाइम 30 सेकेंड, 25 और ये हो गया मेरा 600, 6 25 25 25 50 150, इतना हमारा ये हीट जूल हो गई। इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर दूं तो 15 किलो जूल हीट मेरी ये हो गई। तो बच्चों आपको इससे जुड़े हुए और भी न्यूमेरिकल करने हैं। वीडियो काफी लेंथी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्योंकि कुछ सीखना है बच्चों तो टाइम तो लगता है सिखाने में भी और सीखने में भी, तो लेंथी वीडियो तो होना लाजमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।